नमस्कार दोस्तों और स्वागत है ब्लॉकचेन बकर के अगले एपिसोड में। आ, 6 महीने 7 महीने हो गए हम लोग को वीडियो बनाते हुए और हमने एक वीडियो बनाया था लगभग 1 महीने पहले जहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि लेयर 2 प्रोटोकॉल्स जो हैं इथेरियम पे जैसे कि जीके सिंक, जीके स्नार्क, जीके स्टार्क, फिर ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम, ये 4-5 लेयर्स हैं जो कि वैल्यू अक्रू करेंगे अगले 3-4 साल में, राइट। उसमें और ये क्या होते हैं बेसिकली, मेन लेयर जो होता है इथेरियम जैसे हो गया या सोलाना हो गया या कार्डानो हो गया, वैसे मेन लेयर के स्केलिंग के लिए हेल्प करने वाले एक लेयर होते हैं। तो बेसिकली इथेरियम हो गया और उसके नीचे एक पैरेलल चेन चलेगी जो कि आर्बिट्रम की हो गई, ऑप्टिमिज्म की हो गई, और वहां पे ज्यादा ट्रांजैक्शंस बैच में होते हैं और फिर वो रोल अप करके मेन चेन पे सेटल करते हैं, ठीक है। तो इफेक्टिवली ये जो ऑप्टिमिज्म, आर्बिट्रम या जीके सिंक या स्टारकवेयर हो गए, ये पॉलीगॉन जैसे लेयर्स हो जाएंगे। और अब हो जाएंगे तो उसके लिए इनके ऊपर कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत भी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज या एक्सचेंज, है ना, जहाँ पे आप टोकन स्वैप कर सकते हो। इनके ऊपर मार्केट मेकर्स की जरूरत पड़ेगी, इनके ऊपर लॉन्च पैड्स की जरूरत पड़ेगी, इनके ऊपर डीफाई प्रोटोकॉल्स की जरूरत पड़ेगी। तो सारे सारे जैसे जैसे ये लेयर टूज लॉन्च होंगे वैसे वैसे ये सारे प्रोटोकॉल्स आएंगे। तो कल एक अनाउंसमेंट हुआ है, जिगजैग करके एक एक्सचेंज है, और उन लोगों ने बोला है कि 24th को उनका आइडिया होगा और एयर ड्रॉप भी होगा अगर आपने कुछ रूल्स को मीट किया है। तो मैंने इसके बारे में एक वीडियो बनाया था, 1 महीने हो गए। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसको देख लीजिए। जिगजैग एक्सचेंज के ट्विटर पे उनकी अनाउंसमेंट है, उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे। तो उसको देख लीजिए और चेक कर लीजिए कि आपका वॉलेट एलिजिबल है या नहीं है तो और भी 4-5 आई एम श्योर उससे भी ज्यादा एयर ड्रॉप्स आएंगे, जिसके बारे में हमने वीडियो बना रखा है। पुराने वीडियो चेक करिए, नहीं तो हम बनाएंगे, राइट। ओके, सो ये हो गई पुरानी बात। बट आज हम क्या बात करने वाले हैं, राइट। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि बहुत सारे लोगों ने ये देखा होगा कि सोलाना ने 16,000% गेन दिया था इस बुल रन में, जो कि अगर दिसंबर में आपने इन्वेस्ट किया होता सोलाना में $100, $200, तो हजारों डॉलर्स का रिटर्न मिलता, राइट। दिसंबर 2020 की बात कर रहा हूँ। फिर एक्सी इन्फिनिटी में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता, एक्सी इन्फिनिटी दिसंबर के समय $0.3-0.5 पे था। हाई इसने कुछ $130-140 का किया था। तो इमेजिन करो कि $100 $200 भी लगाए होते तो तो कैसे रिटर्न आते, राइट। तो ये कुछ थीम्स थे। थीम्स क्या थे पिछले बुल मार्केट के? थीम्स थे लेयर 1 प्रोटोकॉल्स। लेयर 1 प्रोटोकॉल्स फॉर एग्जांपल अवलांच हो गया, सोलाना हो गया, कार्डानो हो गया, पोल्काडॉट हो गया, ठीक है। दूसरा थीम था प्ले टू अर्न गेम्स। प्ले टू अर्न गेम्स जैसे कि एक्सी इन्फिनिटी हो गया, थीटन अरीना हो गया, ठीक है। फिर और भी हैं कुछ, इलूवियम हो गया जो कि लॉन्च नहीं हुआ है बेसिकली, बट इलूवियम हो गया, बिग टाइम हो गया। तो प्ले टू अर्न गेम्स थे, ठीक है। फिर प्ले टू अर्न गेम्स के अंदर ही एक सब कैटेगरी आया था मूव टू अर्न, जो कि स्टेप इन जैसे एप्स हो गए कि आप गेम खेलो और पैसे कमाओ, है ना। तो ये पिछले पिछले बुल मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थे, और भी थे बट ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थे जो कि आई थिंक बहुत ही बड़ा गेन्स दिए हैं। तो तीसरा कह सकते हो कि डीफाई प्रोटोकॉल्स एक तरीके से थे। बट डीफाई 2020 से ही चल रहा है, 2020 में इसका बूम आ चुका था। 2020 में डीफाई समर बोलते हैं। एनीवेज, तो अगले क्या होंगे, राइट, अगले क्या होंगे या हो सकते हैं, ये हमें डिस्कस करना चाहिए अब, क्योंकि अब क्लियरली हम बेयर मार्केट में हैं। तो एक वैसा ट्रेंड जो मुझे लगता है हो सकता है वो है म्यूजिक इंडस्ट्री में, राइट। कि म्यूजिक इंडस्ट्री को कुछ प्रोटोकॉल जो है डिसरप्ट कर रहे हैं और जैसे वैल्यू डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो चेंज हो रहा है। तो बिफोर पहले हम उसका एनालिसिस करें और उन प्रोजेक्ट्स के बारे में मैं आपको उसके बारे में बताऊं, उसके पहले मैं 2-3 चीजें बता देता हूं कि पहले तो मैं फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, मैं क्रिप्टो रिसर्चर हूं। एक लॉन्च पैड में काम करता हूं, फुल टाइम जॉब है। और उसके अलावा मुझे क्रिप्टो के बारे में पढ़ना पसंद है और नॉलेज शेयर करना। तो हम दोस्तों के साथ काफी बकर करते थे, इसलिए हमने ये यूट्यूब चैनल भी शुरू किया, राइट। तो किसी भी तरीके से फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है इसको, जब तक आप समझते नहीं हो या आपका रिस्क असेस अच्छे से नहीं करते हो, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस नहीं करते हो, आपको मेरे कहे हुए बात पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऑलराइट, तो मुझे लगता है ऐसे पर्सनली कि 4-5 एरियाज होंगे
वैल्यू जहाँ पे अक्रू होगी अगले बुल साइकिल में। वन, डेफिनेटली लेयर टू प्रोटोकॉल्स, मुझे ऐसा लगता है लेयर टू प्रोटोकॉल्स, जिसके बारे में अभी हम 5 मिनट पहले बात कर रहे थे। नहीं देखा है वीडियो तो प्लीज आप देखो, समझो, और अगर कुछ मैंने मिस कर दिया तो प्लीज मुझे भी बताओ ताकि मैं भी इम्प्रूव कर पाऊँ। राइट। और दूसरा मुझे लगता है दूसरा एरिया फॉर श्योर जो हो सकता है इज गोइंग टू बी ये म्यूजिक। ठीक है, तो पहले बिफोर हम बात करें कि म्यूजिक क्यों है और सेटअप क्यों है ऐसा कि म्यूजिक हो सकता है, उसके पहले 2-3 चीजें करनी पड़ेंगी। राइट, कि एनएफटीज क्या होते हैं। एनएफटीज क्या होते हैं अगर नहीं पता है तो एनएफटीज के बारे में पढ़िए। मैंने भी एक वीडियो बना रखा है जिसमें 15 मिनट में आपको बेसिक लेवल पे तो समझ में आ जाएगा कि एनएफटीज क्या होते हैं। ठीक है, बट तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ में आना पड़ेगा, तभी जाके ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो मैं बात करूंगा वो मेक सेंस करेंगे, सेंस बनाएंगे। राइट, ठीक है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री के बारे में बात करते हैं। तो म्यूजिक इंडस्ट्री ऑपरेट कैसे करती है आज के टाइम पे। ठीक है, ये पहले समझ लेते हैं, 2 मिनट लेते हैं और इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो म्यूजिक इंडस्ट्री में लेट्स से 2-3 टाइप के प्लेयर्स होते हैं। एक होता है भैया आर्टिस्ट आपका, जो कि गाना लिख रहा है, गाना प्रोड्यूस कर रहा है, एडिट कर रहा है और उसको बना रहा है। राइट, दूसरा होता है रिकॉर्ड लेबल, जो रिकॉर्डिंग्स वगैरह कराते हैं। राइट, इंफ्रास्ट्रक्चर देते हैं आपको कि आप आइए स्टूडियो में रिकॉर्ड कीजिए। और तीसरे होते हैं आपके ये प्लेटफॉर्म्स। प्लेटफॉर्म्स हो गए जैसे स्ट्रीमिंग सर्विसेज हो गई। राइट, जैसे स्पॉटिफाई हो गया, या यूट्यूब म्यूजिक हो गया, या अमेजोन प्राइम म्यूजिक हो गया, एप्पल म्यूजिक हो गया, सावन और गाना जो इंडिया में बहुत ही चलते हैं। राइट, तो ये हो गए। अब इनका काम क्या है, इनका काम है कि गाना बन गया है, प्रोड्यूस हो गया है, फाइनल प्रोडक्ट आ गया, ये लोगों तक पहुंचाते हैं। रिकॉर्ड लेवल का काम क्या है, वो गाना रिकॉर्ड वगैरह कराने में मेन वैल्यू वही है। और क्रिएटर जो म्यूजिशियन होता है या राइटर होता है, सिंगर होता है, उनका काम होता है बनाना, क्रिएटिविटी उनकी वहां से आती है। तो इकोसिस्टम में अभी प्रॉब्लम क्या है, अब प्रॉब्लम होगा तभी अपॉर्चुनिटी आएगी। राइट, प्रॉब्लम ये है कि म्यूजिशियंस टिपिकली क्या होते हैं, ऑपरेट ऐसे करती है, और ये मैंने पढ़ा ही हुआ है, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो हो सकता है मैं कहीं कहीं पे थोड़ा सा तो गलत हो सकता हूँ। राइट, तो होता क्या है कि म्यूजिशियन पहले रिकॉर्ड लेबल के साथ काम करता है। राइट, मैं रिकॉर्ड लेवल बोलता है कि चलो तुम्हें गाना बनाने में एक्स अमाउंट ऑफ रुपए लगेगा, लेट्स अज्यूम कि 1 लाख रुपए लगेगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए देता हूँ, फिर जब गाना बन जाएगा मैं उसको स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे बेचूंगा, फिर 1 लाख रुपए जब तक नहीं आते हैं तब तक मैं जो भी पैसे अर्निंग होती है म्यूजिक बेचने से, वो पैसे मेरे पास आएंगे। और फिर जब 1 लाख रुपए आ जाते हैं फिर मैं उसमें से 70% लूंगा या 60% लूंगा। ठीक है, और बाकी 30% तुम ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ऐसे काम होता है स्ट्रीमिंग सर्विस। उसके बाद क्या, म्यूजिशियन ने म्यूजिक बना दिया पैसे लेके, और फिर रिकॉर्ड लेवल उसको ओन करता है एसेंशियली। फिर इसमें अग्रीमेंट होती है ऑफलाइन में कि भैया 70% का प्रॉफिट रिकॉर्ड लेवल के पास जाएगा, या 70% जाएगा, या 80% जाएगा, या 50% जाएगा, आई डोंट नो। बट वो हो जाता है कि भैया आपने पैसा दिया पहले बनाने के लिए, इसलिए आपके पास 70% या 50% पैसे जाएंगे। ठीक है, फिर रिकॉर्ड लेवल जाएगा आपके स्ट्रीमिंग सर्विसेज के पास और उनकी अग्रीमेंट होगी। फिर स्पॉटिफाई उसको बेचेगा, स्पॉटिफाई बेचेगा तो फिर जो भी प्रॉफिट आएगा, लेट्स से 1 मिलियन सॉन्ग प्ले हुए, ये एक स्टैट है जो मैं पढ़ रहा था रेप्यूटेबल सोर्स से, 1 मिलियन सॉन्ग जब प्ले होते हैं तो उसके कुछ $4,000 जैसे मिलते हैं। बट $4,000 में से लेट्स से कि म्यूजिशियन ने पे कर दिया है पहले का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, तभी भी 70% तो आपके रिकॉर्ड लेवल पे ही चला जाएगा। राइट, या 80% चला जाएगा अगर आपकी डील अच्छी नहीं है तो। और एक्चुअली में म्यूजिक का राइट भी लेबल के पास ही रहता है, म्यूजिक लेबल जो होता है। तो 4,000 भी है तो 7 4 28, $2,800 तो म्यूजिक लेवल के पास चला गया, 1,200 बेसिकली म्यूजिशियन के पास है जो राइटर है उसका। फिर दूसरी प्रॉब्लम यह है कि म्यूजिशियंस टिपिकली सबसे ज्यादा जो उनकी अर्निंग होती है वो स्ट्रीमिंग सर्विसेज से नहीं होती है, वो इवेंट्स से होती है। इवेंट्स की जैसे 10,000 लोगों को बुला लिया स्टेडियम में और परफॉर्म कर रहे हैं, टिकट सेल हुआ तो स्टेडियम में कुछ गया और कुछ म्यूजिशियन के पास गया या उसकी टीम के पास गया, तो मेजरली इससे होती है। तो रिकॉर्ड लेवल्स और क्या करते हैं कि 4-5 म्यूजिशियंस को अपने कॉन्ट्रैक्ट पे रख रखा है,
बट सॉन्ग की राइट्स बहुत सारे उनके पास, राइट। इवन दो मूवी में उन्होंने उन सिंगर हैं जो रिकॉर्ड लेवल के कॉन्ट्रैक्ट में, उन्होंने वो गाना नहीं गाया, फिर भी सॉन्ग की राइट इनकी है, तो इसलिए सारी के सारे म्यूजिशियन आगे कोई भी उनके लेवल का गाना गा सकते हैं, है ना। तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि रिकॉर्ड लेवल के साथ म्यूजिशियंस अपनी पार्टनरशिप बनाए रखें। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि रिकॉर्ड लेवल जो होते हैं और स्ट्रीमिंग सर्विसेज होती हैं, ये इंडस्ट्री को अभी डोमिनेट कर रही है, राइट। बट अगर आप ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज देखो, जैसे हम कोई भी इंडस्ट्री उठा लो उसकी बात करेंगे, तो टिपिकली जो क्रिएटर होता है उसको आप सीईओ के जैसा सोच सकते हो कि भैया सारा मेहनत वही कर रहा है, या आइडिया उसका है, हायरिंग वो कर रहा है, मेजॉरिटी ऑफ द रिस्क वही ले रहा है, राइट। क्रिएटिविटी उसकी है। फिर वीसीज आते हैं और वीसीज उसमें इन्वेस्ट करते हैं, बट वीसीज कभी भी मेजॉरिटी स्टेक नहीं लेते हैं अनलेस सीईओ ने कुछ बहुत ही ब्लंडर मचा दिया। तो एक आउटलायर वेंचर्स के आई थिंक पार्टनर का एक स्टेटमेंट आया था पिछले पिछले 6-7 महीने पहले कि, क्या नाम था उसका, कायल समीनी, सामिनी, हाँ, मल्टीकॉइन कैपिटल का। मैं नोट्स लिख रखा है, उसको रेफर कर रहा था ताकि गलती ना हो जाए। तो उन्होंने बोला था कि अभी जो है ये हर एक कंट्री में ऑलिगोपोली चल रही है कि 3 प्लेयर्स होंगे या 2 प्लेयर होंगे और वही डोमिनेट करते हैं मार्केट को। बट आप ट्रेडिशनल स्पेस को देखो तो बहुत सारे वीसीज होते हैं, राइट। कोई भी कंपनी जब फंडिंग उठाती है तो आप देखोगे कि 10 या 5 वीसीज ने इन्वेस्ट किया है। तो मॉडल एसेंशियली कैपिटलिज्म में मॉडल ऐसा ही होना चाहिए कि कोई 2 लोग उसको डोमिनेट ना कर रहे हो, 10-15 स्कैटर्ड होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। तो अब हमने प्रॉब्लम्स की बात कर ली, राइट। प्रॉब्लम ये है कि जब म्यूजिशियन को म्यूजिक बनाना होता है तो उसके पास फंड्स एक्सेसिबल नहीं होते हैं, राइट। दूसरा प्रॉब्लम है कि म्यूजिक हिट हो गया तो सबसे ज्यादा रेवेन्यू रिकॉर्ड लेवल के पास जा रहा है, सीईओ के पास नहीं जा रहा है जो कि क्रिएटर है, बट रिकॉर्ड लेवल के पास जा रहा है, राइट। और फिर तीसरा है कि स्ट्रीमिंग सर्विसेज जो होती हैं, इस एक और ये भी प्रॉब्लम है, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि स्ट्रीमिंग में भी चीजें काफी वो होती हैं, छुपी हुई होती हैं, पीछे होती हैं, बैकग्राउंड में होती है। जैसे कितना स्ट्रीम हुआ, किसने स्ट्रीम किया, 1 मिलियन है तो उसमें से कितने लोगों ने, लेट्स से किसी सिंगर के 1 मिलियन स्ट्रीम्स हो गए, ठीक है। अब उसमें ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं न्यूयॉर्क से स्ट्रीम कर रहा हूँ और मेरा एक दोस्त है वो लेट्स से रांची से स्ट्रीम कर रहा है, राइट। ऐसे हजार हजार हो सकता है न्यूयॉर्क वाला $4 तक पे कर सकता है और रांची वाला लेट्स से ₹1 पे करना चाहता है। तो कस्टमर काफी डिफरेंट है डिफरेंट रीजन्स में, राइट। और जो म्यूजिशियन है अगर उसके हाथ में पावर होता तो वो परचेजिंग पावर के हिसाब से भी सब्सक्रिप्शन चार्ज कर सकता है, राइट। तो ये चीजें अभी आप नहीं कर सकते हो क्योंकि आपको स्पॉटिफाई के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू जाना पड़ेगा, राइट। तो ये पावर जो है ये स्ट्रीमिंग सर्विसेज के ऊपर है कि कितना पैसा देना है, कितना पैसा लेना है, ये क्रिएटर के ऊपर नहीं है। आइडियली लेट्स से जूम है, तो जूम का सीईओ हैज द पावर, जूम जो हम मीटिंग के लिए यूज करते हैं उसको अगर आपको यूज करना है तो जूम कंपनी के पास पावर होता है उसका प्राइस डिसाइड करने का, राइट। कि मैं दीपक से कितना चार्ज करूं, एंटरप्राइज जो कि कंपनीज होती हैं उनसे कितना चार्ज करूं, और अगर कोई स्टूडेंट है तो उससे कितना चार्ज करूं। ऐसा नहीं है कि गूगल डिसाइड कर रहा है कि जूम नहीं तुम ₹6 ले सकते हो, राइट। तो क्रिएटर्स के पास उतना पावर भी नहीं है। पावर इसलिए नहीं है क्योंकि वो डायरेक्टली, पावर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो डायरेक्टली कभी मेरे साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है यूजर के साथ। म्यूजिशियन अरिजीत सिंह कभी मेरे साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, या मोहित चौहान अगर मुझे उसका गाना सुनना है तो मुझे जाना पड़ेगा स्पॉटिफाई पे। ऐसा नहीं है कि कोई एक प्लेटफॉर्म है या ऐप बना हुआ है जहाँ पे मैं डायरेक्टली म्यूजिक मोहित चौहान के एल्बम सुन सकता हूँ या खरीद सकता हूँ और जिंदगी भर के लिए रख सकता हूँ, राइट। तो ये चैलेंजेस हैं और हर एक एरिया को एड्रेस करते हुए ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अब ब्लॉकचेन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लॉकचेन अगर बेसिकली देखा जाए तो डिसेंट्रलाइज्ड डेटाबेस होता है। डिसेंट्रलाइज्ड कहने का मतलब कि कोई सिंगल पार्टी इसको ओन नहीं करती है, और दूसरा एस्पेक्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कोई भी जाके इसके ट्रांजैक्शंस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को वैलिडेट कर सकता है, देख सकता है ना। तो मोहित चौहान अगर टी सीरीज के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है और वो ब्लॉकचेन पे होता है तो आप जाके उसको देख सकते हो कि इसका कितना परसेंटेज मोहित चौहान को मिल रहा है, कितना परसेंटेज टी सीरीज को मिल रहा है, राइट। तो क्लैरिटी आ जाएगी। तीसरा एस्पेक्ट यह है कि अगर कोई प्लेटफॉर्म ऐसा बनाता है जहां पे दे आर सेइंग कि क्राउड फंडिंग के थ्रू हम आपका गाना प्रोड्यूस करवा देते हैं, तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हो सकता है कि आप सब्सक्रिप्शन सर्विसेज
कितने टाइप के यूजर हैं, किस रीजन से यूजर आ रहे हैं, कौन सा यूजर मोहित चौहान को पसंद करता है, कौन सा यूजर डिफरेंट सिंगर को पसंद करता है। इस टाइप के डिफरेंट वैल्यू क्रिएशन मैकेनिज्म्स को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसके ऊपर काफी चीजें हो सकती हैं, बट पॉइंट ये है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि क्या क्या एरियाज में इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। तो पहला एरिया जो हमने डिस्कस किया था वो था रिकॉर्ड लेबल, राइट। तो अब बहुत सारे डाउज बन रहे हैं जो कि रिकॉर्ड लेबल्स को डिसेंट्रलाइज करने के ऑब्जेक्टिव से बन रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एसेंशियली आइडिया ये है कि एक डाओ बना दो। डाओ इज डिसेंट्रलाइज्ड ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली एक कंपनी है लेकिन डिसेंट्रलाइज्ड है, तो उसमें उस कंपनी के जो टोकन होल्ड करेगा वो उसका ओनर है ना। तो अब डाओ के थ्रू लोग क्या कर रहे हैं कि बोल रहे हैं कि मैंने डाओ बना दिया है, जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आ जाओ। ठीक है, आपने टोकन खरीद लिया, आप कंपनी के पास लेट्स से 100 मेंबर हैं। डाओ में वोटिंग होती है, तो वो ये डिसाइड कर सकते हैं वोटिंग के थ्रू कि इस सिंगर का प्रोडक्शन कॉस्ट बेयर करना है या नहीं करना। अगर लोगों ने डिसाइड कर लिया करना है, सिंगर के हमने गाने सुने हैं, बहुत अच्छा है और काफी आगे जा सकता है, तो फिर वो जितने भी डाओ के मेंबर्स होंगे वो उस चीज को फंड कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे डाओस आ चुके हैं। कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं मैंने लिख रखे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे सिंडिकेट डाओ है, एक जो कि वन ऑफ द बिग प्लेयर्स है, बट मेरे डेटा के हिसाब से 450 ऐसे डाओ ऑपरेट कर रहे हैं। 450। ठीक है, तो ये एक एस्पेक्ट हो गया। बट आपको मैं 2-4 प्रोजेक्ट्स और जो इस टाइप से ऑपरेट करते हैं उसके लिंक्स नीचे डाल दूंगा। तो हमें ये समझ में आ गया कि ये एक यूज केस है जो जो डेफिनेटली डिसरप्ट हो रहा है। तो जनरली अगर कोई सिंगर को 2 ही लेबल मिलते थे इंडिया में, क्या है, टी सीरीज है और जी है शायद, राइट। तो 2 ही हैं, 3 ही हैं, बट आपको ब्लॉकचेन में ऐसे 450 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे जो कि इजिली आपके प्रोडक्शन को फंड कर सकते हैं। अगर आपका गाना आप पॉपुलर हो या दिख रहा है कि लोग धीरे धीरे आपको ज्यादा पसंद करते आ रहे हैं, तो ऐसे स्टैट्स दिखा के आप इजिली फंडिंग उठा सकते हो। अब डाओ का काम क्या हो जाएगा? म्यूजिक को पब्लिश करना, बनाना, कॉपीराइट। अब इनके साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे आप ये कर सकते हो कि भैया कॉपीराइट के शेयर्स कैसे होने चाहिए, डाओ को कितना जाना चाहिए और म्यूजिशियन को कितना जाना चाहिए, ये सब चीजें ओपन होंगी। और गिवन 2 लोग इन्वॉल्व नहीं है, डाओ के हजारों मेंबर्स इन्वॉल्व रहेंगे, हमेशा वोटिंग होगी, ये चीज ज्यादा ट्रांसपेरेंट रहेगी। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट हो गया। फिर जो दूसरा एस्पेक्ट आता है यहाँ पे, आई थिंक सबसे ज्यादा आपको डिसरप्शन दिखेगा, वो है स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे। ठीक है, तो मेरे पास नोट्स हैं और मैंने ढूंढ के लिख रखा है कि एप्पल म्यूजिक पेज देयर आर्टिस्ट $0.01 पर स्ट्रीम। मतलब एक स्ट्रीम हुआ तो $0.01 मिल रहा है। स्पॉटिफाई वहीं पे एक स्ट्रीम पे $0.003 देती है। और एक प्लेटफॉर्म है ऑडियस करके, ऑडियस का नाम नहीं सुना है तो जाके आप रिसर्च कर सकते हो। ऑडियस एक स्ट्रीम पे $0.35 देती है, जो कि अगर मैथ्स करके देखा जाए तो एप्पल से 350 गुना ज्यादा है, और ओ वाह, स्पॉटिफाई से लगभग 1000 गुना ज्यादा है। नहीं, एप्पल से 35 गुना ज्यादा हुआ और स्पॉटिफाई से 100 गुना ज्यादा हुआ फॉर अ म्यूजिशियन, राइट। तो बेसिकली क्या है कि जो कट ज्यादा जाता था कंपनीज की तरफ, वो कट अब ये लोग डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, इसलिए एक बार तो प्रोटोकॉल टीम ने बना दिया ऑडियस और काम नियरली उनके पास बस ऑडियस के टोकन पड़े। अब जो भी रेवेन्यू आ रहा है उसका मेजॉरिटी चंक जो है वो म्यूजिशियन के पास जा रहा है। तो ये हो गई स्ट्रीमिंग सर्विसेज वाली बात कि जब आप स्ट्रीम करते हो तो कितना पैसा किसको जाता है। तो क्लियरली इस केस में क्या हो रहा है कि बिकॉज डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल है और कोड है बस बेसिकली, राइट। किसी ने एक ऐप बना दिया, अब वहां पे अगर म्यूजिक लॉन्च हो रहा है तो मैक्सिमम प्रॉफिट बाय डिफॉल्ट म्यूजिशियन को जाएगा। तो ऑडियस करके एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, जिस आई थिंक वो ऐप, उनका ऐप आप प्ले स्टोर और iOS स्टोर पे डाउनलोड भी कर सकते हो, जाके सुनो, अर्ली मेंबर बनो। आई थिंक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है ऑडियंस रहे नहीं रहे, कोई और आके इसको रिप्लेस कर दे कुछ अच्छे फीचर्स लाके, राइट। तो बट पॉइंट क्या है? पॉइंट है कि देयर कुछ चैलेंजेस एग्जिस्ट करते हैं इस इंडस्ट्री में, जिसको NFTs के थ्रू और डिसेंट्रलाइज्ड
इको डिसेंट्रलाइज्ड ब्लॉकचेन्स के थ्रू कुछ प्रोजेक्ट्स सॉल्व कर रहे हैं। और ऐसा नहीं, ये तो बस मैंने टॉप प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे जो कि अब बना रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉकचेन्स पे काम कर रहे होंगे, राइट। अब ये सब चीजें होता क्या है, बैकएंड में ये सब चीजें एनएफटीज के तरीके से काम करेंगी। अब अगर आपको टेक्निकल चीजें नहीं समझनी है तो यहीं पे वीडियो बंद कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। बट एसेंशियली अगर आपको थोड़ा सा टेक्निकल समझना है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है जो रिकॉर्ड लेबल और म्यूजिशियन के बीच में हो रहा है, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। बट अगर आपने उसको कोड कर दिया कि एक म्यूजिक प्ले हो रहा है और उस यूजर ने $1 दिया है, तो 70% म्यूजिशियन के कॉन्ट्रैक्ट पे जाना चाहिए और 20% रिकॉर्ड लेबल, जो कि डाओ होगा, डिसेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम है, उसके वॉलेट पे जाना चाहिए। तो फिर आप उस पर हेरा फेरी कर ही नहीं सकते, right? क्योंकि कोड है। कभी भी ट्रांजैक्शन होगा तो यूजर से सीधे 70% म्यूजिशियन के वॉलेट में चल जाएगा और 30% या 20% जो भी जाना है वो रिकॉर्ड लेबल के डाओ के वॉलेट पे चला जाएगा, क्योंकि वो एनएफटी ये कहती है, राइट। और ये एनएफटी क्यों है? क्योंकि एनएफटी एसेंशियली एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टोकन होता है जो कि यूनिक होता है। अब ये यूनिक होना इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको नॉन फंजिबल टोकन कहते हैं। हर एक कॉन्ट्रैक्ट डिफरेंट होगा ना, हर एक कॉन्ट्रैक्ट सेम नहीं होगा, इसलिए वो एनएफटी होगा रादर देन जो हमारे ट्रेडिशनल टोकन होते हैं। जैसे आपके पास अगर जो एक इथेरियम है और मेरे पास एक इथेरियम है तो वो सेम है, बट मेरा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो मेरे रिकॉर्ड लेवल के साथ है वर्सेस दूसरे सिंगर का या दूसरे आर्टिस्ट का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो उनके लेवल या डाओ के साथ है, वो डिफरेंट होगा, इसलिए उसको एनएफटी के तरीके से यूज किया जाता है। ये एक एनएफटी हो गया। दूसरा, स्ट्रीमिंग सर्विसेज पे ये सब चीजें भी एनएफटी के तरीके से ही चलेंगी, क्योंकि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है और सारी चीजें यूनिक रहेंगी। तो इसलिए एनएफटी जो मैंने पिछली बार बताया था, जो पिछले बार जब हम वीडियो कर रहे थे एनएफटी पे, कि एनएफटी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। एनएफटी की वैल्यू ट्रूली डिपेंड करेगी आर्टिस्ट के ऊपर कि कितना अमेजिंग आर्टिस्ट है, और ऑडियंस की डिमांड के ऊपर, राइट, कि क्या वो एनएफटी रियली इंपॉर्टेंट है। ये टाइप के जो एनएफटीज हैं ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट, ये कोई बेचेगा भी नहीं, या बेच सकता है, राइट। एक रिकॉर्ड लेबल ने बोला कि चलो यार, ये वाला जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट एक्स सिंगर के साथ है वो एक्स सिंगर के साथ ही कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, बट तुम ओन कर लो। तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसे ट्रांसफर होगा? बस एक एनएफटी आपने दूसरे वॉलेट में डाल दिया, अब जो डाओ ए के पास पैसा जा रहा था वो डाओ बी के पास पैसा जाने लगेगा। सिंपल, राइट। कोई झंझट नहीं है, बहुत ही इजी होगा एक लाइसेंस को एक जगह से दूसरी जगह भेजना, बहुत ही इजी होगा ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करना। तो जो भी वैल्यू क्रिएट कर रहा है एसेंशियली उसको ही पैसा मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि कलेक्टर मार्केट एग्जिस्ट करता है दुनिया में। कलेक्टर की भैया, जब फॉर एग्जाम्पल लेट्स से एल्विस प्रेस्ली ने पहला कॉन्सर्ट किया था, उसका पहले कॉन्सर्ट का जो टिकट होगा वो टिपिकली लोग काफी वैल्यू करेंगे, राइट। तो कुछ यूनिक आइटम्स जो होते हैं, जब पहले सीडीज आते थे या वो बड़ी सी डिस्क आती थी, उसके ऊपर कवर्स होते थे, उसको लोग कलेक्ट करते थे कि ये लेट्स से कर्ट कोबेन का जो पहला म्यूजिक एल्बम था उसका कवर मेरे पास घर पे शो पीस के जैसा भी रखते थे, राइट। तो वो कलेक्टेबल्स होते हैं। अब ये टाइप के जो एनएफटीज होंगे ये मुझे लगता है सेकेंडरी मार्केट में बिकेंगे। तो इमेजिन करो कि आपके पास चेन स्मोकर्स का जो पहला रिकॉर्ड लेवल था उसका कुछ उन लोगों ने रिलीज किया है कि ये 100 एनएफटीज थे, अगर ये आपके पास हैं तो आप अर्ली कम्युनिटी मेंबर हो, या मैंने कुछ वो आर्ट वर्क निकाल सकते हैं कि ये मेरा एनएफटी का कवर है, अगर ये एनएफटी आपके पास है तो आप गाना सुन सकते हो जिंदगी भर, ठीक है। तो वो टाइप के जो एनएफटीज हैं वो सेकेंडरी मार्केट में मोस्ट लाइकली ट्रेड करेंगे, और वो हो सकता है वैल्यूएबल हो जाए। किसी आर्टिस्ट ने आर्ट पीस निकाल दी, किसी आर्टिस्ट ने एल्बम कवर निकाल दिया, किसी आर्टिस्ट ने कुछ एनएफटी के थ्रू एक्सेस दे दिया कि अगर आपके पास ये एनएफटी है तो आप मेरे सारे वर्चुअल कॉन्सर्ट्स देख सकते हो 2 साल तक के लिए, 1 साल तक के लिए, कुछ भी रूल लग सकता है, राइट। आई मीन रूल्स फॉर्मुलेट होंगे और बेटर होंगे ओवर टाइम, और कुछ रूल्स ज्यादा पॉपुलर होंगे अदर रूल से, बट एसेंशियली ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करना बहुत ईजी है एनएफटीज के थ्रू, राइट। तो यही है, आई थिंक इतने तक ही रखते हैं। 3-4 प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस कर लिया और हमने ये भी बता दिया कि ब्लॉकचेन उसको कैसे सॉल्व करता है। तो मुझे लगता है ये काफी इंपॉर्टेंट थीम होगा। अब इस चीज को आप पैरेलली ड्रॉ कर सकते हो दूसरी इंडस्ट्रीज में भी। ये मैंने म्यूजिक इंडस्ट्री का एग्जांपल लिया था, बट सेम चीज किसी भी आर्टिस्ट रिलेटेड एरिया में जहाँ पे आर्टिस्ट डायरेक्टली
यूजर या कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर रहा है, वहां पे वैलिड है। जहां पे भी मिडिलमैन ज्यादा पैसा खा रहे हैं, राइट, वहां पे हमेशा ये होना चाहिए कि जो भी क्रिएट कर रहा है वो डायरेक्टली कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करे। किसी एक बंदे या एक टीम ने एक प्रोडक्ट बना दिया, एक परसेंटेज ले लो तुम, लेकिन ऐसा नहीं है कि 90% तुम लोगे और मेरा जो क्रिएटर है उसके पास 5%, 6%, 10% जैसा पैसा जा रहा है, राइट। आइडियली क्रिएटर के पास ज्यादा पैसे जाने चाहिए ऑफ द शेयर जो भी वो अर्न कर रहे हैं। ओवरऑल म्यूजिक इंडस्ट्री लगभग, स्ट्रीमिंग इंडस्ट्री लगभग 6 बिलियन की थी, तो ऐसा नहीं है कि छोटा मार्केट है, मार्केट भी काफी बड़ा है, राइट। तो आई थिंक यही एक्सप्लेन करना था मुझे। तो बहुत बहुत शुक्रिया अगर आपने पूरा वीडियो देखा, नहीं भी देखा तभी भी बहुत बहुत थैंक यू। एंड अगर कुछ फीडबैक है, कुछ लगा कि मैंने गलत एक्सप्लेन किया, तो प्लीज उसको कमेंट्स में डालो या हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके आप उसको शेयर करें ताकि हम उसको बेटर कर सकते हैं, राइट। ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।